नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, फिर एक नई आशा और नई उमंग के साथ कि आप सभी अपने अपने परिवार के साथ, अपने भाई बहनों के साथ और अपनों के साथ बेहद खुशहाल और सुरक्षित होंगे। मैं अंजलि राव आप सबों का मेरी इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, मैं लेकर आई हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम कक्षा 5वीं का 13वां पाठ। और आज हम करेंगे उस पाठ का दूसरा भाग, यानी कि हमारा पाठ है स्वामी की दादी, है ना। तो हम लोगों ने पहले भाग में स्वामी की दादी के बारे में और इस पाठ में बहुत सारी बातें जानी। हम लोगों ने क्या कुछ जाना, एक बार हम फिर से जान लेते हैं। वैसे मैंने आपसे कहा था कि आप इस पाठ को पुनः जो दोहराएं, बार बार पढ़ें और फिर इसे समझने की कोशिश करें, और तभी जो है आपको इसका अर्थ जो है वाकई में समझ में आएगा कि स्वामी की दादी और स्वामी के बीच में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या चीजें इस पाठ में बताई गई हैं। तो फिर भी बच्चों, मैं थोड़ी सी बात जो है यहाँ पर सार बताते हुए हम आज भाग 2 में चलते हैं। तो हमारे इस पाठ में बातें थी स्वामी और स्वामी की दादी के बारे में, है ना बच्चों। स्वामी एक छोटा सा बालक था और दादी उसके साथ रहती थी, और एक छोटे से कमरे में वो अपना बसेरा बना के रखे हुए थे। और फिर दादी के पास कुछ बहुत ही कम, है ना, वस्तुएं हुआ करती थी। छोटा सा बक्सा हुआ करता था, उनके अंदर चादर, जो भी उनकी जरूरत के सामान थी वो हुआ करती थी। और साथ ही उनके पास कुछ चांदी के सिक्के हुआ करते थे, तांबे के सिक्के हुआ करते थे। और फिर दादी अपने साथ इलायची, लौंग भी रखा करती थी, है ना। और फिर एक दिन की बात है, रात के खाने के बाद जो है स्वामी अपनी दादी की गोद में बैठ जाता है हमेशा की तरह, और फिर दोनों जो है पूरे दिन की बातें जो है किया करते हैं। और स्वामी इसी वक्त कहता है अपने दोस्त के बारे में। किसके बारे में? राजम के बारे में। याद है ना बच्चों आपको? राजम के बारे में बताता है कि राजम बहुत ही ऊंची चीज है, क्योंकि उसने शेर को भी मारा है और गणित में अच्छे नंबर लाता है ना। 100 में से 90 अंक मिलते हैं उसको। और फिर वो अपने दोस्त के बारे में बहुत सारी बातें अपनी दादी से कहता है, बताता है। और उसकी दादी जो है फिर भी अपनी ही उल जलूल बातें, यानी कि अपनी कुछ मनगढ़ंत कहानियां जो है वो स्वामी को सुनाना चाहती है ना। और फिर जो है स्वामी बड़ा गुस्सा हो जाता है, बड़ा नाराज हो जाता है कि दादी आप जो है मेरी बातें नहीं सुनना चाहती है ना, क्योंकि आप राजम को पसंद नहीं करती है। और फिर इस तरीके से राजम और दादी की जो नोकझोंक है वो भी चलने लगती है। फिर दादी अपने पति देव की, यानी कि स्वामी के दादाजी के बारे में भी बताती है कि उनके जमाने में ऐसे हुआ करते थे, और रौबदार मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। तो इस तरीके से कहानी आगे लंबी होती जाती है और फिर अंत होती है एक अच्छे से कहानी के, है ना बच्चों। तो इस प्रकार ये कहानी थी एक छोटे से बालक और दादी की। और आज बच्चों हम इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, और साथ ही साथ हम करेंगे प्रश्न अभ्यास, है ना बच्चों। पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे प्रश्न अभ्यास है। अगर आप देखें, अपने पुस्तक को निकालें, देखें, तो उसमें बहुत सारे आपको प्रश्न अभ्यास मिलेंगे। आज हम वो भी करेंगे, और साथ ही साथ कुछ कठिन शब्दों को मैंने आपसे बताया था और बोला था कि आप कुछ कठिन शब्दों को रेखांकित करें और उनके अर्थ समझने और जानने की कोशिश करें अपने बड़ों से। तो आज चलिए हम कुछ शब्दार्थ करते हैं और कुछ प्रश्न अभ्यास भी करते हैं। तो चलिए बच्चों, हमारा पाठ है स्वामी की दादी, 13वां पाठ, कक्षा 5वीं, 13वां पाठ स्वामी की दादी। हम करने जा रहे हैं पहले शब्दार्थ, यानी कि शब्दों के अर्थ हम जानेंगे जो जो हमारे इस पाठ में आए हुए हैं। अब आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर लाल रंग में जो अक्षर लिखे हुए हैं, जो शब्द लिखे हुए हैं, वो है शब्द जो आपके पाठ्य पुस्तक में है, और यहाँ पर उनके अर्थ बताए गए। ठीक है बच्चों, आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर जो लाल रंग में जो शब्द लिखे हुए हैं वो शब्द हैं जो कठिन शब्द हैं, आपके पुस्तक में है, और उनके अर्थ जो है ये आपके नीले रंग में है। तो देखिएगा, परीक्षक हमारा पहला जो शब्द है वो है परीक्षक। हमारे पाठ्य पुस्तक में आए हैं ना, हमारे स्वामी की दादी पाठ्य पुस्तक में ये आए हैं परीक्षक। परीक्षक यानी कि जो परीक्षा में कॉपी जांचते हैं, है ना।
परीक्षक वो होते हैं जो आपकी परीक्षा में आपकी कॉपी को जांचते हैं। यानी कि जो आपकी कॉपी कौन जांचते हैं? आपके विद्यालय जब आप जाते हो, आपके शिक्षक जांचते हैं, जो आपके परीक्षक होते हैं, जो आपकी कॉपी को जांचते हैं, उनको मार्क्स देते हैं, उनको अंक देते हैं, वो होते हैं परीक्षक। चकित कर देना, चकित कर देना यानी कि हैरान कर देना, है ना। चकित कर देना यानी कि यदि आप कहीं जा रहे हो और पीछे से कोई आपको ऐसे कंधे में हाथ लगा देता है तो आप डर जाते हो और चकित कर देते हैं, है ना। तो चकित कर देना यानी कि हैरान कर देना, यानी कि आपको कुछ गलत खबर मिल गया है या कुछ ऐसी खबर मिल गई है जो ये खबर होनी नहीं चाहिए या मिलनी नहीं चाहिए, तो ऐसे खबर को भी हम कहते हैं कि चौंका देने वाली खबर, चकित कर देने वाली खबर। और मुकाबले यानी कि तुलना में, है ना। मुकाबले यानी कि तुलना में, यानी कि जैसे कि अब हमारा टीम ए और टीम बी का जो है मुकाबला चलेगा, है ना। बोलते हैं ना फुटबॉल का मुकाबला है या फिर क्विज का मुकाबला है या फिर डांस का मुकाबला है, तो ऐसे करते हैं। तो मुकाबले यानी कि तुलना, दोनों की कंपैरिजन। बेवकूफ यानी कि मूर्ख, है ना। स्वामी की दादी ने बेवकूफ कहा था, किसे कहा था आपको याद है ना। स्वामी की बुआ जी को कहा था बेवकूफ यानी कि मूर्ख, बुद्धू जिसको हम कहते हैं। और ऊल जलूल यानी कि बेकार या व्यर्थ। ऊल जलूल, दादी हमेशा ऊल जलूल बातें, पुरानी बातें, यहाँ वहां की बातें जो है वो करने लगती थी। तो ऊल जलूल यानी कि बेकार या व्यर्थ। अब देखिए बच्चों, दादी आपको तो पता ही है, दादी कौन होती है? स्वामी की दादी, है ना। दादी कौन होती है? जो पिताजी की मम्मी होती है ना। आपके जो फादर हैं, आपके जो पिता है, उनकी जो मदर होती है, माँ होती है, उनको कहते हैं दादी। और बैठक यानी मेहमानों के बैठने का कमरा, है ना। दादी के पास में क्या था? दादी बैठक रूम में बैठती थी, वहां पर रहती थी और छोटा सा कमरा था। बैठक यानी कि जहाँ पर दादी जी बैठती थी और जहाँ पर मेहमान आकर बैठते हैं, आपसे बातें करते हैं, उसको बैठक का रूम कहा जाता है, बैठक का कमरा कहा जाता है। और देखिए बच्चों, प्रसन्नता यानी कि खुशी, प्रसन्नता, है ना। जब आपको पता ही है, जब स्वामी अपना जो दोस्त था उसका नाम था राजम, और राजम के बारे में जब वो कहता था तो उसको बड़ी खुशी मिलती थी, प्रसन्नता होती थी, है ना। दुश्मनी यानी कि शत्रुता। दुश्मनी, इस पाठ में दुश्मनी नाम भी, दुश्मनी शब्द भी आया हुआ है। दुश्मनी यानी कि जिससे हम बैर कर जाते हैं, दुश्मनी कर जाते हैं, शत्रुता उत्पन्न हो जाती है, जिसके बारे में घृणा हो जाती है, उसे हम कहते हैं दुश्मनी या शत्रुता। कहानी या कथा, है ना। दादी जी अंत में जो है एक व्यक्ति की कहानी जो है, कथा जो है, किसको सुनाती है? स्वामी को सुनाती है। किस बात की कथा, है ना, याद है आपको? उस कथा को आप फिर से पढ़िएगा, मैं नहीं बताऊंगी, आप उस पुस्तक को निकालिए, फिर से उस कहानी में जाइए और देखिए कि दादी जी ने किस कथा को सुनाया था। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, खत्म यानी कि समाप्त, खत्म हो जाना यानी कि समाप्त हो जाना, अंत हो जाना, खत्म हो जाना। मेरे पास थोड़े से पैसे थे और वो खत्म हो गई, है ना। मेरे पास मिठाइयाँ थी और वो भी खत्म हो गई। खत्म हो गया बोलते हैं ना, तो समाप्त हो जाना, अंत हो जाना। इंतजार यानी प्रतीक्षा, किसी चीज का हम इंतजार करते हैं, बेसब्री से उस चीज का हम वेट करते हैं, तो उसको कहते हैं इंतजार, और उसका अर्थ है प्रतीक्षा। और उत्साह यानी कि जोश, है ना। उत्साह किसी चीज को करने की उत्साह। अगर आपको पता है कि आपको आज जो है कहीं पिकनिक में जाना है ना, और आज के ही दिन आपको जो है बड़ी उत्सुकता रहती है, जिज्ञासा रहती है, मन उतावला हो जाता है, क्या करना है, कैसे जाना है, क्या पकड़ना है, क्या क्या लेके जाना है, तो ये सारी चीजें होती है उत्साह, है ना, एंजाइटी। और उसको कहते हैं हिंदी में जोश। क्या कहते हैं? जोश। और हमला यानी कि आक्रमण, है ना। आपको पता ही है, राजम को जो है शेर ने, राजम के पास जो है, राजम अपने पिताजी के साथ कहाँ चला जाता है? जंगल में चला जाता है, और फिर उनके ऊपर जो है हमला होता है। किसका हमला होता है? शेर का हमला होता है। तो शेर का हमला यानी कि
आक्रमण, उनका आक्रमण होता है, उन पर वो घात करते हैं, उन पर वो जो है घात करते हैं, तो इसीलिए वो कहते हैं हमला यानी कि आक्रमण। संदेह यानी कि शक, है ना। दादी को हमेशा कहते थे स्वामी कि आप जो है मेरी बातें नहीं सुन रही हैं, आप उलझुल बातें कर रही है, बेकार की ही बातें कर रही है, और मुझे आप सुन रही हैं या नहीं सुन रही है, इस पर मुझे जो है वो शक हो रहा है, संदेह हो रहा है ना। संदेह यानी कि डाउट करना, शक करना। हाँ तो बच्चों, जो मैंने आपको अभी शब्दार्थ कराए हैं, आप इन्हें वीडियो को, आप जो ये वीडियो है हमारी, उसको आप पॉज करके या बार बार उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इन्हीं वाक्यों को, इन्हीं शब्दों को आप अपने पुस्तक में जो पाठ है उस पर रेखांकित कीजिए और अपने नोट्स में भी उसको नोट डाउन करिए। लिखिएगा जरूर और समझिए, शब्द के साथ अर्थ लिखिए और समझने की कोशिश करिए, और चाहे तो आप बार बार इस वीडियो को देखकर भी इन अर्थों को, इन शब्दों के अर्थों को आप समझने की कोशिश करें। अब बच्चों हम करने जा रहे हैं प्रश्न अभ्यास, यानी कि क्वेश्चन आंसर जो आपके पाठ्य पुस्तक में है, प्रश्न अभ्यास है। अब हम उन्हें करेंगे। स्वामी की दादी प्रश्न उत्तर आपके पाठ्य पुस्तक में है, आप उन्हें देखिए और हम उन्हें अभी जो है आपके समक्ष करने जा रहे हैं। तो बच्चों देखिए, कहानी से यानी कि आपके पाठ्य पुस्तक से, और आपके पाठ्य पुस्तक के किस कहानी से? स्वामी की दादी कहानी से कुछ प्रश्न है यहाँ पर। प्रश्न 1 है, सच राजन बड़ा बहादुर लड़का है। स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही है? स्वामी को बिल्कुल पता था कि दादी जो है उसकी बातें ध्यान से नहीं सुन रही है ना, और क्योंकि वो उलझुल बातें कर रही है, यहाँ वहाँ की बातें कर रही है ना, तो स्वामी बिल्कुल जानता था कि दादी जो है उसकी बातों को ध्यान नहीं दे रही है। और जब दादी जी कहती है कि सच राजन बड़ा बहादुर लड़का है, तो दादी कहती है कि हाँ, राजन तो बहुत अच्छा और बहादुर लड़का है, शक्तिशाली लड़का है ना, उसके अंदर जो है वो बल है, साहस है वो। तो इस तरीके से जब ये शब्द, वो वाक्य सुनता है, तो दादी की बातों पर उसको विश्वास नहीं होता है, और उसे खुश करने के लिए दादी ये बातें कही हैं करके स्वामी को मालूम हो जाता है। तो क्यों मालूम होता है और कैसे मालूम होता है? तो इसका जवाब है, स्वामी अच्छी तरह जानता था कि उसकी दादी राजन को अच्छी तरह नहीं जानती थी। आपको पता है, पाठ में बताया गया था कि स्वामी की जो दादी है वो राजन को उसने नहीं देखा है ना, फिर भी कहती है कि हाँ, मुझे तो मालूम है कि राजन तो बहुत ही बहादुर लड़का है। अब स्वामी कहता है कि दादी तो राजन को जानती ही नहीं है, और इसलिए उनके मुंह से राजन की बड़ाई सुनकर उसे लगा कि वे जरूर उसे खुश करने के लिए ही ऐसा कह रही है, क्योंकि दादी ने राजन को कभी नहीं देखा है, और उसे मालूम चल गया कि दादी ने मुझे खुश करने के लिए, यानी कि स्वामी को खुश करने के लिए ये बातें जो है कह दी हैं कि मुझे तो पता है राजन एक बहुत ही बहादुर लड़का है। तो इसका भी जवाब हो गया ना बच्चों। अब देखते हैं अगला प्रश्न जो हमारे इस पाठ में क्या है। अब जो दूसरा प्रश्न है, देखिए, मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना, है ना। जब दादी ने कहा कि तुम्हारे जो बुआ जी थे, है ना, स्वामी को कहती है कि आपकी जो बुआ जी है उसने इस मेडल को गलवा कर, है ना, कुछ बना लिया था, चूड़ियां बनवा ली थी। तो मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों कहा, बुद्धू क्यों कहा, है ना, क्यों कहा? मेडल इस बात की निशानी थी कि दादाजी पढ़ने में अव्वल थे। मेडल ये दिखाता था कि दादाजी बड़े ही अव्वल थे, बड़े ही समझदार थे, और उन्होंने अपने जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा किया था, इसलिए उनको मेडल मिली थी। और वह जब तक रहता घर और बाहर के लोगों को प्रेरणा देता रहता है ना। हमें भी पता है, हमारे माता पिता भी ऐसे बहुत दफा जो है ऐसे करते हैं, हम भी करते हैं। हमें अपने बच्चों की जो निशानी है ना, हमारे बच्चे तो बड़े हो जाते हैं, तो उनके भी कुछ प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से सामान जो है हम यादगार के तौर पर रख देते हैं, उनके कपड़े, उनके जूते, उनके कोई प्यारे से सामान, है ना। तो उसी प्रकार जो है वो हमें बड़े होते तक, बच्चों के बड़े होने तक जो है वो हमें उनकी बचपन की याद दिलाती थी।
और हम बहुत सारे पिक्चर्स भी रख देते हैं एल्बम के तौर पे और उन्हें देखते हैं और उनको देखकर हम खुश हो जाते हैं। तो उसी प्रकार मेडल भी एक ऐसा चीज है, जब हम उसे देखते हैं, उन्हें निहारते हैं, तो हमारे कुछ ऐसे ही अच्छे कर्तव्य है ना, दूसरों के अच्छे कर्तव्य, और उन्हें हम देखकर जो है प्रेरणात्मक स्रोत हमारे अंदर जागती है और हमें और कुछ अच्छा करने का मन करता है। तो इसी प्रकार वो कहती है कि ऐसे मेडल को तो रखना चाहिए घर पर और लोगों के लिए ये प्रेरणादायक है, प्रेरणा स्रोत है ना। लोग इन्हें देखकर कुछ अच्छा और करना चाहेंगे और ऐसी प्रेरक चीजों को संभाल कर रखना होता है ना। ऐसे प्रेरणादायक जो स्रोत होते हैं, जो हमें प्रेरणा देते हैं, उन्हें तो हमें संभाल कर रखना चाहिए। आपको भी अपने खेलों में बहुत सारे मेडल्स मिले होंगे, छोटे छोटे कप है, आपके गिफ्ट के तौर पे टीचर्स आपको दिया करते हैं। क्या आप उसे क्या करते हैं? फेंक देते हैं या कुछ कर देते हैं? उन्हें संभाल कर रखते हैं ताकि ये हम किसी और को दिखाएं और कहें कि ये सारी हमारी जो है मेडल्स हैं, ये हमारे सर्टिफिकेट्स हैं, जिनको लोग देखेंगे और आपको शाबाशी देते हैं। तो उसी प्रकार बुआ ने उसका महत्व नहीं समझा, पर बुआ जो थी वो उस चीज का जो उनके पास थी उसका महत्व यानी कि उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझा और फिर उन्हें क्या किया, 4 चूड़ियां बनवा ली। उन्हें गलवा कर, उन्हें पिघला कर क्या कर दिया उसने, चूड़ियां बनवा ली। और इसीलिए दादी ने उसे महामूर्ख कहा। इसीलिए इसी वजह से दादी ने बुआ को क्या कहा, महामूर्ख। ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव, आदतों आदि के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है? और किसी एक के बारे में 10 या 12 वाक्य लिखो, है ना। 10 से 12 जो है आपको वाक्य लिखने हैं पाठ के आधार पर। स्वामी या तो स्वामी की दादी के बारे में आपको क्या मालूम चलता है, उनके बर्ताव के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में आपको क्या पता चलता है। आपको क्या करने हैं, कुछ 10 से 12 जो है लाइनें लिखनी है, पंक्तियां लिखनी है, वाक्य लिखने हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मेरी ओपिनियन है, ये मेरी सोच है ना। आपके ओपिनियन और आपकी सोच हमसे अलग होंगे, हर एक के ओपिनियन अलग होंगे, हर एक की सोच अलग होंगे। तो आपने अपने तरीके से अपनी कॉपी पर उसे लिखना है। अब मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, देखिए, स्वामी एक छोटा सा बच्चा है ना। स्वामी एक छोटा सा बच्चा है, वह अपनी दादी के साथ रहकर बहुत खुश है। वो अपनी दादी के साथ रहता है, उसके साथ खेलता है, उसके गोद में सोता है और उनसे बहुत सारी बातें करता है और दादी से बहुत प्यार भी करता है ना। वह अपने दोस्त की बातें अपनी दादी को बढ़ा चढ़ा कर बताता है। आपको मालूम चल ही गया था कि ये जो पाठ थी वो कुछ अलग ही थी, है ना, जिससे कि छोटे छोटे बच्चे, जैसे आप जैसे बच्चे करते हैं, हमारे दोस्तों के बारे में, हमारे बहुत ही सगे संबंधी रहते हैं उनके बारे में हम बढ़ा चढ़ा कर जो है बहुत सारी बातें कहने को मजा व आनंद लेते हैं। तो उसी प्रकार जो हमारा ये स्वामी था वो भी बढ़ा चढ़ाकर जो है अपने दोस्तों के बारे में बताता था, लेकिन जब वह उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती इसलिए उसे गुस्सा भी आता है ना। जब स्वामी अपनी बातों को बताता था तो दादी उसकी बातों को सुनती भी नहीं थी, तो उसे गुस्सा भी आता था। उसे पुरानी बातें सुनना अच्छा लगता है। किसे पुरानी बातें सुनना अच्छा लगता है? दादी जी को पुरानी बातें जो है सुनाना बड़ा अच्छा लगता है। वह दादी को अपनी बातें ध्यान से सुनने के लिए भी कहता है ना। दादी को वो चुप रहो दादी, तुम बेकार की बातें कर रही हो, व्यर्थ की बातें कर रहे हो, इतनी मतलब दोनों के अंदर घनिष्ठ मित्रता जिसको हम कहते हैं, क्लोजनेस थी, इतनी वो दोनों जो है जुड़े हुए थे कि वो कुछ भी कह लेते थे एक दूसरे से, है ना। तो यहाँ पर वो टोकता भी है, रोकता भी है, लड़ता भी है, गुस्सा भी करता है, लेकिन स्वयं उनकी बात ध्यान से नहीं सुनता और दादी को कहता है कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, पर खुद जो है दादी की बात ध्यान से नहीं सुनता है। तो इस प्रकार जो है ये पूरी रूपरेखा है स्वामी की, उनके चरित्र के बारे में, उनके बारे में कि स्वामी कैसा लड़का था, है ना। तो ये छोटी सी 4-5 जो लाइनें हैं आप खुद से अपनी तैयार करें और कॉपी पर उसको लिखने की कोशिश करें बच्चों।
ये आप उदाहरण के तौर पर लिख सकते हो, देख सकते हो, पर अपनी कॉपी पर आप स्वयं करने से आपको पता चलेगा कि कैसे लिखते हैं, कैसे किसी के बारे में जो है हम वर्णन करते हैं, लिखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसे जरूर अपने कॉपी पर अपने आप स्वयं करें। तुम्हारी समझ से, अब हमारा जो पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न है वो है तुम्हारी समझ से। अगर आप देखोगे अपने पाठ्य पुस्तक को प्रश्न अभ्यास में, तो तुम्हारी समझ से प्रश्न 1 है, स्वामी ने राजम को ऊंची चीज माना। स्वामी ने राजम को ऊंची चीज माना, क्या तुम स्वामी की राय से सहमत हो? अपने उत्तर के कारण लिखो। आपको पता ही है, जब स्वामी अपने दोस्त राजम के बारे में खूब सारी बातें करता है, तब दादी को वो कहता है कि राजम बड़ी ही ऊंची चीज है ना। तो आपने देखा है कि राजम क्यों ऊंची चीज है। तो इस प्रकार के ये शब्द और ये वाक्य कहना, आप इस पे सहमति देते हैं, आप राजी हैं? तो देखते हैं कि सवाल का जवाब कैसे होता है। सवाल का जवाब ये है कि हाँ, मैं स्वामी की राय में जो है सहमति देती हूँ, है ना। ये मेरी राय है, ये मेरी सोच है, आपकी सोच कुछ और भी हो सकती है। तो उसे जरूर सुनिए और देखिए कि हाँ, मैं स्वामी की राय से सहमत हूँ, क्योंकि राजन पढ़ने में तेज था। आपको तो पता ही है, राजन को गणित में 100 में से 90 अंक मिलते थे, है ना। स्वामी राजन जो है पढ़ने में तेज था और उसके गणित में अच्छे नंबर आते थे। वह बहादुर भी था, वो तेज भी था पढ़ने में, साथ ही साथ वो बहादुर भी था। बहादुर किस लिए? उसने बचपन में एक शेर को भी मारा था। क्यों बहादुर था? क्योंकि उसने बचपन में एक शेर को मारा था। और तो और उसके पिताजी पुलिस के सबसे बड़े अफसर भी थे, है ना। आपको तो पता ही है कि राजम के जो पिताजी थे वो पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी, यानी कि अच्छे पोस्ट पे, अच्छे ऊंचे पद में थे। और उसके पास पुलिस की वर्दी थी, और उसके पास पुलिस की वर्दी थी, यानी कि उनके पास एक यूनिफॉर्म था जो पुलिस का यूनिफॉर्म था। मैंने आपको बताया था पुलिस की वर्दी, ऐसे वर्दी पहने हुए लोगों को देखा भी है ना बच्चों। तो ऐसे ही इसी वजह से स्वामी जो है राजम को ऊंची चीज कहता है। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है कि स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था? 3-4 वाक्यों में लिखो। ये प्रश्न तो आपको करने हैं बच्चों। ये जो प्रश्न है, इनके जवाब, इनके उत्तर जो है वो खुद से आपको करने हैं। आपने खुद अपनी कॉपी पर लिखना है इनको। क्या लिखना है? स्वामी का अपनी दादी के साथ, यानी कि आप अपनी दादी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आपके अपनी दादी के साथ कैसा व्यवहार है। आप अपनी दादी के साथ जैसे रहते हैं, स्वामी भी अपनी दादी के साथ वैसा ही रहता होगा, है ना। तो बच्चों, आपको अपने विचार, अपने सोच जो है अभी यहाँ पर उतारने हैं, यहाँ पर लिखने हैं। क्या लिखने हैं? आपके और आपकी दादी के साथ आपका क्या बर्ताव है, कैसा रिलेशन है, कैसे आपकी उनके साथ में जो है रिश्ता है, ये आपको लिखना है। तो कुछ 4 या 3 लाइनों में ही आप लिख सकते हैं। 3 से 4 लाइनें आप लिखें, वाक्य लिखें और अपनी दादी और या तो फिर स्वामी और स्वामी की दादी के रिश्तों के बारे में लिखें, या फिर आप अपने और अपने दादी के रिश्तों के बारे में लिखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आप ही की पाठ्य पुस्तक से इसी पाठ से संबंधित कहानी और तुम। कहानी कुछ बोल रही है, कहानी, और आपको उस कहानी से जोड़ना है ना बच्चों। आपको और आपके इस कहानी को जोड़ते हुए कुछ प्रश्न बनाए गए हैं। वो प्रश्न है, स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, है ना। आपको पता चल रहा है कि स्वामीनाथन के जो दादाजी थे वो सब मजिस्ट्रेट थे। किसी व्यक्ति का रौब किन बातों से पता चलता है? रौबदार, है ना। मैंने आपको बताया था कि रौबदार क्या होता है। रौबदार जिससे कि लोग उनके बातों से ही डर जाए। तो यहाँ पर जवाब ये है कि किसी व्यक्ति का रौब उसके पद और पद के साथ उसकी ईमानदारी, उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व और समाज में उसकी पूछ और इज्जत से पता चलता है
है ना। रौबदार ये नहीं होता है कि आप किसी भी मतलब बेकसूर इंसान के लिए या किसी भी गरीब के ऊपर जो है आप ढौस जमा रहे, है ना, ऐसा नहीं। रौबदार यानी कि आप अपने जो आपकी काम है, आप किसी काम में किसी ऊंचे पद में हैं और फिर उस ऊंचे पद में रहते हुए आप अपने जो नीचे में जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ वफादारी, ईमानदारी और अपने लोगों के साथ में, अपने काम के साथ में वफादारी करते हुए आप उस काम को, अपने फर्ज को निभा रहे हैं, है ना। ये होती है रौबदारी और लोग आपके काम को और आपके नाम को इज्जत करते हैं, है ना। आपको पूछते हैं, आपको इज्जत करते हैं प्यार से, वो होती है रौबदारी। तो बच्चों समझने की कोशिश करें कि रौबदारी यानी कि बेफजूल हम किसी के ऊपर ढौस जमा रहे हैं, ये रौबदारी नहीं होती है। अपने काम को, अपने जो हमारा फर्ज है उसको अच्छी तरह से करते हुए, वफादारी से करते हुए जब लोग आपको पूछते हैं, आपको इज्जत देते हैं, तो वही होती है रौबदारी। तो चलिए आगे का प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न है, स्वामीनाथन दादी के पास डैश 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 ऐसी है ना, बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। स्वामीनाथन दादी के पास, है ना, बहुत ही महफूज, सुरक्षित महसूस कर रहा था। तुम तब असुरक्षित महसूस करती हो या करते हो, है ना। स्वामीनाथन जब भी अपनी दादी के पास रहता था वो अपने आप को बड़ा ही सुरक्षित, यानी कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, है ना, वैसा ही वो फील करता था, महसूस करता था। और देखिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? आप किसके साथ अधिक महफूज करते हो, किसके पास रहना अधिक सुरक्षित महसूस करते हो? तो मेरा ये जवाब है कि जब घर में कोई नहीं होता है और बिजली गुल हो जाती है। आपको ऐसे ही लगता है ना कभी कभी, जब आपके पास कोई नहीं है और आप असुरक्षित महसूस करते हो, अनसेफ महसूस करते हो। कब करते हो? जब बिजली गुम हो गई है, बिजली चली गई है और कोई भी आपके पास नहीं है, अंधेरा हो गया है और आपको डर सा लगने लगता है। तो उसी प्रकार जब स्वामीनाथन अपनी दादी के साथ रहता है तो सुरक्षित रहता है और दादी के साथ जब नहीं रहता है तो उसे भी डर लगता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, तुम इन हालात में कैसा महसूस करती हो? तुम इन हालात में कैसा महसूस करती हो? दोस्त के घर में, है ना, आप जब दोस्त के घर में रहते हैं, ये आपकी भावना है, ये आप क्या क्या सोचते हो, कैसे लगता है आपको, ये चीजें आपको बतानी है। दोस्त के घर में जब आप रहते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? कैसा महसूस होता है? दोस्त के घर में हमें अच्छा महसूस होता है ना, खुशी महसूस होती है, आनंद महसूस होता है। और जब तुम पहली बार किसी के घर जाती हो, है ना, जब हम किसी के घर पहली बार जाते हैं, है ना, वो अनजान सा व्यक्ति है, अनजान सा घर है और हम उस घर में पहली बार चले जाते हैं तो हम कैसा महसूस करते हैं, है ना। दोस्त के घर जाना हम अक्सर जाते हैं, उनके घर जाते हुए हम खुशी महसूस करते हैं, पर ऐसे घर जहाँ पर हम कभी नहीं गए हैं, अनजान सा घर है, वहां पर चले जाते हैं तो हम कैसा महसूस करते हैं? जब पहली बार किसी के घर जाती हूँ या जाता हूँ तो पहले थोड़ा संकोच और डर महसूस होता है ना। जब आप किसी के घर पहली दफा जाते हो तो थोड़ा सा डर लगा रहता है, संकोच यानी कि मैं ये करूं, मैं वो ना करूं, क्या बोलूं, क्या नहीं बोलूं, ये सारी चीजें हमारे मन में चलती है। और क्या रहता है, थोड़ा सा हम डर भी महसूस करते हैं और साथ ही साथ कुछ देर बातचीत करने पर सब ठीक हो जाता है। जब हम थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, है ना, अपना हाव भाव हम प्रकट कर लेते हैं, एक दूसरे को बता देते हैं, तब हमारा डर जो है आहिस्ता आहिस्ता चला जाता है। तो ये हमारी भावना है जो हम एक दूसरे को प्रकट करते हैं। अब देखिए बच्चों, ये चीजें भी आप कई दफा जो है अनुभव किए होंगे। रेलगाड़ी, है ना, रेलगाड़ी या बस में जब आप जा रहे हैं या किसी सफर पे जा रहे हैं तो आप कैसे महसूस करते हैं? रेलगाड़ी, कभी आपको मौका मिला है या नहीं मिला मैं नहीं जानती, पर मुझे तो मौका मिला है
और आप भी कभी इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाएं, रेलगाड़ी का सफ़र करें। बस का सफ़र तो हमेशा हर लोग करते हैं, बस में भी क्या महसूस करते हैं, कैसा लगता है आपको? रेलगाड़ी या बस में सफ़र करते समय मैं बेहद खुशी का अनुभव करती हूँ या करता हूँ, है ना। बस में भी और रेलगाड़ी के सफ़र में भी बहुत आनंद मिलता है, बहुत मज़ा आता है। तो ऐसे सफ़र यदि आप नहीं किए हो तो आप ज़रूर करें, अपने माता पिता को गुजारिश करें, अपने बड़ों को गुजारिश करें और ऐसे सफ़र का आप भी आनंद लें। और जब तुम मुख्याध्यापक के कमरे में जाती हो, यानी कि आप अपने हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस के रूम में या कमरे में चले जाते हो या प्रिंसिपल के रूम में चले जाते हो, आपको बुलाया जाता है, तो आप कैसा महसूस करते हो? आपको कैसा फील आता है अपने दिल के अंदर या मन के अंदर? तो कैसा फील आता है जब मैं मुख्याध्यापक यानी कि आपके हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस के कमरे में चला जाता हूँ या जाती हूँ, तो मुझे बेहद डर लगता है, मैं बेहद डर का अनुभव करती हूँ, है ना। मुझे डर लगता है कि किस वजह से बुलाया गया है। तो आपने यहाँ पर डर का अनुभव किया, खुशी का अनुभव किया, है ना। और क्या अनुभव किया? क्या अनुभव किया? डर, खुशी और उत्साह का अनुभव किया, है ना। और भी ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप अनुभव करते हो। तो बच्चों, इसके बारे में आप अपने दोस्तों को बताएं कि किसके बारे में, किस चीज के बारे में आप अत्यधिक जो है अपने आप को अनुभव करते हो, महसूस करते हो। तो देखिए बच्चों, प्रश्न अगला है हमारा, तुम्हारा घर या स्कूल किस थाने में आता है ना। थाने में कौन कौन से पद होते हैं, उन व्यक्तियों के नाम भी पता करो जो इन पदों पर है और नीचे दी गई तालिका में इकट्ठा की गई जानकारी को दर्ज करो। तो बच्चों, आपको ये पता करना है कि आपका घर और स्कूल जहां पर आप रहते हैं और जहां पर आप पढ़ते हैं, वहां के जो स्थान है, वहां के थाने आपको पता करने हैं, यानी कि पुलिस स्टेशन आपको पता करने हैं। और थाने में कौन कौन से पद होते हैं, थाने में आपको कौन कौन से पद में रहने वाले लोग मिलेंगे। पर ये सारी चीजें आप कैसे पता करोगे? आप खुद तो नहीं पता कर सकते, है ना। आपको अपने बड़ों से इसकी जानकारी हासिल करनी होगी और फिर आप इसे अपने कॉपी पर लिखना होगा। और फिर और ये भी पता करनी है कि किन व्यक्तियों के जो पद में रहते हैं, उन व्यक्तियों की आपको नाम भी पता करने हैं। आपके सर्कल में, मतलब आपके जो एरिया में जो थाने हैं, वही आपको पता करने हैं और उनमें जो पद में जो लोग रहते हैं, उनके नाम भी आपको पता करने हैं। और नीचे दी गई तालिका में इकट्ठा की गई जानकारी को दर्ज करना है, यानी कि क्या दी गई है वो देखिए। आपको अपनी जो तालिका है उसमें आपको लिखने हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में वो तालिका है बच्चों, तो आप देखिएगा उसमें कि कौन कौन से पद में ये नाम आएंगे और उन्हें उसी पद पर आप लिखिएगा। तो जवाब के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि थाने में जो पद होते हैं उनका नाम इस प्रकार है ना। थाने में जो पद होते हैं, ऐसे जो पदों के नाम इस प्रकार है। एक तो है SHO, यानी कि SHO यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर। ठीक है बच्चों, ये S का मतलब है स्टेशन और हाउस यानी कि जो घर है और ऑफिसर वहां के अधिकारी, सबसे बड़े ऊंचे पद में रहते हैं। और सब इंस्पेक्टर यानी कि SI। ठीक है, और मैं ये जानकारी के लिए आपको बता दूं कि SHO जो वर्दी आप देखते हो, वर्दी की जो कंधे में एक लाल और नीली पट्टी होती है। लाल और नीली पट्टी के ऊपर में जो स्टार होते हैं, वो स्टार कितने होते हैं ये आपको पता है? आपकी जानकारी के लिए बताती हूँ कि उसमें 3 स्टार होते हैं। और SI जो होते हैं, सब इंस्पेक्टर, इनकी भी लाल और नीली पट्टी होती है और इसके जो कंधे पर जो स्टार होते हैं वो होते हैं 2 स्टार। यानी कि पहला पद हो गया ऊपर वाले और निचला पद, उसके बाद होता है हवलदार, है ना बच्चों। हवलदार यानी कि कांस्टेबल, और उसके बाद सिपाही होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार यही SHO, सब इंस्पेक्टर, हवलदार और सिपाही जो है, ये डिवीजन है उनके, जो आपकी चौकी में या थाने में आपको मिलेंगे। आपको क्या करने हैं? SHO के नाम, सब इंस्पेक्टर के नाम और हवलदार और जो भी सिपाही हैं उनके 2-4 नाम आप
वहां पर आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी पर, सिर्फ एक जानकारी के तौर पर। ठीक है बच्चों, और नोट करिए। और फिर हम, अगर हमें मौका मिले तो हम इसके क्विज भी जरूर करेंगे। पर तब तक के लिए बच्चों आप इस पाठ में और भी अतिरिक्त प्रश्न अभ्यास है उसे आप करने की कोशिश करें, और जितने भी कार्य मैंने आपको गृह कार्य के तौर पर दिए हैं उन्हें करने की कोशिश करें और उन्हें बकायदा उन्हें अपनी कॉपी पर लिखें। और हम फिर मिलते हैं आपको नए कक्षा में और नए एक पाठ के साथ। तब तक के लिए बच्चों अलविदा, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।